प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 12वीं का जो अर्थशास्त्र का पेपर हुआ इकोनॉमिक्स का, कल उसके उत्तर लेकर के आए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, सभी उत्तर देख लीजिए। कई फेक वीडियो भी चल रहे हैं जो कि गलत उत्तर बता रहे हैं, उन पर ध्यान न देते हुए सही पर फोकस करें। आप सभी के लिए बड़ी मेहनत के बाद में ये वीडियो बनाया जाता है। सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। चलिए चलते हैं। तो 12वीं का जो पेपर हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसको देखते हैं। जहाँ सत्य असत्य पहला प्रश्न इसमें दे रखा था। दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन जो है वो अपरिवर्तनशील होते हैं। विद्यार्थियों, ये जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ काल जितना ज़्यादा समय होता है तो सभी साधन जो है वो परिवर्तन संभव है उसमें, तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा। दूसरा, संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है, तो बिल्कुल ये सत्य है। संतुलन की स्थिति में फर्म ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त कर सकती है। अगला, उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग धन प्रेरित उपभोग, तो ये जो है वो सत्य हो जाएगा। उपभोग व्यय मतलब दोनों का योग जो है स्वतंत्र उपभोग और प्रेरित उपभोग दोनों का योग। अगला, अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करना चाहिए, तो ये जो है असत्य है विद्यार्थियों। सरकारी व्ययों में कमी करेंगे तब जाकर के अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार होगा, ये जो है वो असत्य है। यहाँ पर संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, तो ये असत्य है, आपको पता ही होगा। संसद में जो बजट का भाषण दिया जाता है वो वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है, ये यहाँ गृह मंत्री लिखा है, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। अगला, आय, उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत तो समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है, तो ये भी असत्य है विद्यार्थियों, क्योंकि आय, उत्पादन और रोजगार जो है ये इसका सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है, ये यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा जो है वो सत्य है, बाकी सभी असत्य है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब थी सही जोड़ी, जहां दे रखा था एक तरफ विनिमय दर में वृद्धि, विनिमय दर में कमी, राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, कोक एवं पेप्सी, पेन एवं स्याही और मोटे अनाज, और एक तरफ दे रखा था करारोपण नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, पूरक वस्तुएं, भुगतान संतुलन के अनुकूल, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल, गिफिन वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। तो पहला जो विद्यार्थी है विनिमय दर में वृद्धि, उसका ई वाला ऑप्शन आएगा, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल। विनिमय दर में वृद्धि जो है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होती है, विपरीत। उसके बाद में दूसरा था विनिमय दर में कमी, तो इसका जो है वो विद्यार्थी डी वाला ऑप्शन सही होगा, भुगतान संतुलन के अनुकूल विनिमय दर में कमी। राजकोषीय उपाय, तो राजकोषीय उपाय का जो है वो ए वाला करारोपण नीति सही हो जाएगा। उसके बाद में मौद्रिक उपाय, तो ये खुले बाजार की क्रियाएं, मौद्रिक उपाय खुले बाजार की क्रियाएं, डी वाले से मिलाएंगे। पांचवा जो था वो कोक एवं पेप्सी, तो कोक एवं पेप्सी जो है वो स्थानापन्न वस्तु है, एक की जगह भाव बढ़ने पर दूसरे को उपयोग में लिया जा सकता है, स्थानापन्न वस्तु है। पेन एवं स्याही, ये जो है विद्यार्थी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पूरक वस्तु है, पेन के लिए स्याही जरूरी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो पूरक वस्तु है। उसके बाद था मोटा अनाज, तो मोटा अनाज जो है वो गिफिन वस्तुओं के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जोड़ी देख लीजिए, पहले का ई, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवे का जी, छठे का सी और सातवें का जो है वो एफ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला था एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला यहाँ पर था, अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है। अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है, तो यहाँ हमको लिखना था विद्यार्थी ऊपर की ओर ढलान वाला, ऊपर की ओर ढलान वाला होता है, या यू शेप जिसको कह सकते हैं, ऊपर की ओर ढलान वाला। अगला, किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए, तो ये 1929 में महामंदी आती है। पूरे विश्व के अनेक देश अमेरिका यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ये भारत में भी इसका असर होता है। 1929 की जो महामंदी होती है, तो 1929 लिखना था यहाँ पर। अगला, भारत में बैंकों का बैंक है, भारत में बैंकों का बैंक जो है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको कहा जाता है, वो बैंकों का बैंक है। अगला, प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी, प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी, तो जॉन मेनार्ड किन्स ने दी। आप केवल किन्स लिखते तो भी सही उत्तर हो जाता, जॉन मेनार्ड किन्स पूरा नाम इनका।
अगला प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है? तो प्रतिरक्षा व्यय जो है वो राजस्व व्यय या राजकोषीय व्यय कह सकते हैं। राजस्व व्यय हम यहाँ लिखेंगे, राजस्व व्यय। अगला, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य जो है वो विनिमय दर कहलाता है विद्यार्थी। अगला, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय आय गणना की विधि एक उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, इस प्रकार से ये 3 विधि लिख सकते थे यहाँ, तो उत्तर सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प चुन करके लिखिए। सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला वाला यहाँ पर दे रखा था कि बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह है, ऐसी समस्या जिनका समाधान करना पड़ता है वो कौन सी है? ऑप्शन दे रखे थे, अ में असीमित मानवीय आवश्यकता है, ब में सीमित आवश्यकता है असीमित संसाधन, स में असीमित आवश्यकता है दुर्लभ संसाधन और द में सीमित आवश्यकता एवं सीमित संसाधन। तो इसका उत्तर जो है सही विद्यार्थियों स वाला हो जाएगा, असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन। अगला, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। ऑप्शन दे रखे थे लोचदार, अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार या पूर्ण लोचदार। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग जो है वो अत्यधिक लोचदार होती है, ब वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, कुल लागतें होती है। ऑप्शन दे रखा था इसमें कुल परिवर्ती लागत टीवीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी, स में दे रखा था कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागतों का योग टीएफसी प्लस टीवीसी, द में कुल परिवर्ती लागत एवं कुल स्थिर लागतों का अंतर टीवीसी माइनस टीएफसी। तो इसका सही आंसर जो है वो स वाला हो जाएगा विद्यार्थियों, कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागतों का योग टीएफसी धन टीवीसी। तो इस प्रकार से ये सही आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा वाला। तो जो चौथा दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं ब्याज, अनुदान, छात्रवृत्ति या विदेशों से प्राप्त उपहार। विद्यार्थियों इसका सही उत्तर जो है वो अ वाला हो जाएगा, ब्याज। अगला जो है पांचवा, उपभोग फलन है। ऑप्शन दे रखे थे आय तथा उपभोग में संबंध, आय तथा बचत में संबंध, आय तथा निवेश में संबंध या बचत तथा उपभोग में संबंध। तो इसका सही उत्तर विद्यार्थियों अ वाला हो जाएगा, आय तथा उपभोग में संबंध जो है उपभोग फलन। अगला दे रखा था एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ है तथा उधारी जो है वो 50,000 करोड़ है, तब वित्तीय घाटा होगा। तो यहाँ देखने वाली बात है, कहीं आपको इन दोनों का योग करके बताते होंगे, लेकिन जो 20,000 करोड़ रुपए ये राजस्व घाटा है, ये वित्तीय घाटा नहीं है। और जो 70,000 यहाँ दे रखा है ये इन दोनों का योग है, इसको वित्तीय घाटा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर कुल वित्तीय घाटा जो होगा वो 50,000 करोड़ रुपए होगा। अब वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, कुछ संशोधनों तो जरूर बताएं, कमेंट में हम बाद में और संशोधन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां दे रखा है पहला, कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव खाली स्थान होता है। तो कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल जो है सदैव धनात्मक होता है, यहाँ धनात्मक लिखेंगे। सीमांत संप्राप्ति भी होता है, सीमांत संप्राप्ति उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ धनात्मक लिखेंगे, धनात्मक होता है। पूर्ति का नियम खालिस्तान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो पूर्ति का नियम जो है वो दुर्लभ वस्तुओं पर लागू नहीं होता है विद्यार्थियों। दुर्लभ जिसके अंतर्गत जो है कलात्मक वस्तुएं आती है, कीमती वस्तुएं आती है, या नाशवान जो नष्ट होने वाली है, जब बहुमूल्य जो होती है या जो नष्ट होने वाली जो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती, तो यहाँ हम दुर्लभ वस्तुओं पर वो लागू नहीं होता है। अगला दे रखा, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता खालिस्तान वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में जो विक्रेता जो है वो समरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं, यहाँ समरूप आएगा, बाजार की तय कीमत पर समरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं। अगला, कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का खालिस्तान तय कर देती है। तो कुछ फसलों का जो है वो मूल्य तय कर दी, जिसको एमएसपी कहा जाता है। और अगर हिंदी में कहें तो न्यूनतम मूल्य या समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है, न्यूनतम मूल्य भी आप लिखते हैं तो भी सही होता, हम समर्थन मूल्य लिखते। अगला, जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन सन खालिस्तान में हुआ। तो ये 1936 में इसका प्रकाशन होता है, तो खालिस्तान में 1936 हो जाएगा। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में खालिस्तान संबंध पाया जाता है। तो गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में सीधा सीधा संबंध पाया जाता है। आप सीधा लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है या सीधा संबंध पाया जाता है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष या सीधा। आगे बढ़ते हैं,
आगे प्रश्न दे रखे थे, माल सूची को परिभाषित कीजिए, उपभोक्ता के कारकों के नाम और उनके पारिश्रमिक लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न थे। स्टॉक और प्रवाह को परिभाषित कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 2 कार्य लिखना था। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? बजट सेट को परिभाषित कीजिए। पैमाने के प्रतिफल। अधिकतर आने वाले प्रश्न जो हर वर्ष आते हैं, इस प्रकार से ये प्रश्न थे। किन ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिन पर भारत में उच्चतम निर्धारित कीमत लागू है। सरल अर्थव्यवस्था में आय और वर्तुल के प्रवाह का रेखित नामांकित कारक बनाइए। यहाँ पर 15वां प्रश्न का अथवा दे रखा था, कुछ के जो फुल फॉर्म लिखना था, पूर्ण रूप, पूर्ण नाम। तो यहाँ पहला दे रखा था जीडीपी। जीडीपी का मतलब जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद में सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय। आगे एनडीपी, जिसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद में डब्ल्यूपीआई था, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और सीपीआई का मतलब जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इस प्रकार से इनके पूर्ण नाम लिखना था। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और थे यहाँ पर। सरकारी बजट के 3 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। और 19वां प्रश्न यहाँ पर था, मान लीजिए कोई उपभोक्ता अपने संपूर्ण आय को व्यय करके वस्तु X की 6 इकाइयाँ तथा वस्तु Y की 8 इकाइयाँ खरीद सकता है, तो दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 8 रुपये और 6 रुपये। तो उपभोक्ता की आय की गणना कीजिए। तो इस प्रकार से जो है वह आप यहाँ पर इसका हल जो है वो कर सकते थे यहाँ पर। सो जो इसका उत्तर फिर इस प्रकार से आता। तो ये सवाल दे रखा था। इसके अथवा में भी अज्ञात राशि ज्ञात करनी थी। इस अनुसूची में कुल उपयोगिता में जहाँ जहाँ खाली स्थान वहाँ पर अज्ञात जो उसको देखना था। तो इस प्रकार से सारणी के अनुसार आप समझिए कहाँ पर क्या आता। तो ये कुल उपयोगिता में 5, 9, उसके बाद में जो खाली स्थान दे रखा वहाँ पर 12 आता, फिर 14 के बाद में 15। और सीमांत उपयोगिता में जो है वो इधर 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से ये सीमांत उपयोगिता होती है। तो ये अज्ञात राशि में यहाँ पर ऐसा लिखना था। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और थे। मांग के नियम के 4 अपवादों की विवेचना। और ये 23वां प्रश्न यहाँ पर सवाल के रूप में था। ये निम्न तालिका में श्रम का कुल उत्पाद दिया गया है। श्रम का औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर श्रम की इकाई कुल उत्पाद इस प्रकार से ये सारणी में देख लीजिए। और इसके अथवा में जो प्रश्न था, एक फर्म के लिए उत्पादन, ये इस प्रकार से इसको हल करना था। निर्गत ज्ञात करना था कि जब L बराबर 4 इकाइयाँ तो K बराबर 0 इकाइयाँ, तो यह निर्गत कितने होंगे अधिकतम, वो ज्ञात करना था। तो जब L बराबर 4 और K बराबर 0 है तो संभावित निर्गत जो है वो 0 इकाई होता है। और जब L बराबर 16 और K बराबर 2 तो अधिकतम संभावित निर्गत जो है वो इकाई 80 होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होता। विद्यार्थियों, तो आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा। जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त हो ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।